नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। और आज का जो विषय है वो पाकिस्तान से जो हिंदू माइग्रेट करके भारत में शरण ले चुके हैं और जिनमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग LTV पर यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रहे हैं, और दूसरे वो लोग जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। 2018-19 में जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, पूरे भारत के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दिए गए भारतीय नागरिकता देने के, उसके पश्चात मैं 3-4 ज़िलों की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, लगभग 8 से 10 हज़ार के करीब लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इन ज़िलों में 10 हज़ार के करीब संख्या है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त होने के पश्चात जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसको हिंदी में जाति प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये ST और SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। उससे हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुछ लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो आरक्षण दिया था, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग होने की वजह से इनमें 14% आरक्षण ST को दिया है और शायद 12% या 10% ऐसा कुछ SC को आरक्षण दिया हुआ है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें बच्चों की एजुकेशन का जो खर्चा है, वो माँ बाप, जो गरीब माँ बाप है, वो अपने बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक ग्रेजुएशन करवाना चाहते हैं, तो उसमें स्कॉलरशिप इजी मिल जाती है। और अगर बच्चा कोई पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर भी है तो उनको आराम से, मतलब अगर वो इच्छुक है MBBS करने का, तो उसका MBBS में सिलेक्शन इजीली हो जाता है आरक्षण के तहत। और इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसमें भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी भी जो जिस भी डिपार्टमेंट में वो जाना चाहता है, तो एक तो इजीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरा, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो जो सरकारी जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती है या नौकरियां निकलती है, उसमें 14% तो ST को नौकरियां मिलनी ही मिलनी हैं। ये भारत का संविधान कहता है। परंतु बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2018-19 में जिन विस्थापितों को नागरिकता मिल चुकी है, उसमें ST और SC समुदाय के जो लोग हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। बहुत ही, मतलब जो प्रक्रिया है इतनी कठिन कर दी है कि अब ब्लड रिलेशन से जो ताल्लुक़ रखने वाला हो वो लिख करके दे, वो पहले इंडियन नागरिक, मतलब यहाँ का इंडियन हो प्रॉपर। अब ब्लड रिलेशन सबके तो नहीं है भाई। जब विभाजन हुआ था, काफ़ी ऐसे परिवार थे, जैसे मैं मेरे परिवार का उदाहरण देता हूँ। मेरा पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता है, ब्लड रिलेशन में मेरा कोई नहीं रहता। तो क्या मुझे भारतीय नागरिकता तो प्राप्त हो चुकी है, क्या मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का संविधान अधिकार नहीं देता? ये कैसी, मतलब एक शर्त है या कानून कहा जाए। तो इस पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और तमाम वो संगठन जो हिंदू पाक माइग्रेंट्स के लिए काम करते हैं, उनको इस विषय पर गंभीरता से आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है, वो 31 दिसंबर 2014 के पश्चात जितने भी पाकिस्तान से माइग्रेट कर चुके हैं हिंदू, उन पर एक कानून लागू किया गया है कि उनको पासपोर्ट रिन्यू करवाना अनिवार्य है। पाकिस्तानी पासपोर्ट, अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो ना उसकी वीज़ा वर्दी होती है, और ना ही वो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक का समय भी बीत जाए तो उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती, जब तक कि वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाता। अब पासपोर्ट रिन्यू करवाने की जो फ़ीस है वो 2 कैटेगरियों में है। अब पाकिस्तानी एम्बेसी नई दिल्ली जा कर के पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता है, और प्रत्येक परिवार का जो खर्चा आता है वो लगभग, औसतन मैं बता रहा हूँ, 50,000 रुपये के करीब आता है खर्चा। और पासपोर्ट मात्र 1 वर्ष का रिन्यू करके देते हैं। तो हर साल 50,000 रुपये गरीब कहाँ से लाए? ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। और इसमें एक बात मैं और भी जोड़ता चलूँ कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए गए भी,
लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी क्या कहती है कि आपके पासपोर्ट अगर 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है और पासपोर्ट एक्सपायर होने के पश्चात अगर 1 साल से ज़्यादा 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का समय बीत जाता है तो पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाती। और दूसरा जो वहाँ पर का रूल्स है, पाकिस्तान एम्बेसी पासपोर्ट रिन्यू उनको करके देती है जिनके पास एलटीवी हो, भारत की मतलब लॉन्ग टाइम वीज़ा। अब जत्थे की वीज़ा पर या धार्मिक वीज़ा पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैं जोधपुर की अगर इकलौते की बात करूं तो जोधपुर में ऐसे कम से कम 5,000 से ज़्यादा केसेस होंगे जिनकी अभी तक एंट्री तक नहीं हुई है, एलटीवी नहीं आई है। तो एलटीवी नहीं आई है तो पासपोर्ट पाकिस्तानी एम्बेसी और लोगों के पासपोर्ट, उनमें अधिकतर लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं। वो लोग कई बार धक्के खा चुके हैं। इंडिया पाकिस्तानी एम्बेसी नई दिल्ली के लोग खर्चा करके जाते हैं लेकिन पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता। अब इन लोगों का हल कैसे होगा? मतलब ना एंट्री हो रही है, ना उनकी एलटीवी आ रही है, वो लोग तो मर गए। इंडियन गवर्नमेंट एलटीवी नहीं दे रही है अगर पासपोर्ट आपका एक्सपायर है तो, और पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वो बिना एलटीवी के पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रही है। अब वो तो गरीब मर गए, ये इसका समाधान कैसे होगा? इस पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर के राज्य सरकार, और ये क्योंकि विषय जो है ये विषय है केंद्र सरकार का, तो इस पर श्री अमित शाह जी को गहन चिंतन करना चाहिए और इस बात को संज्ञान में लेकर के इसका कोई उचित रास्ता निकालना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि ये पासपोर्ट रिन्यू करवाने का जो कानून है इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, क्योंकि 1947 से लेकर के 31 दिसंबर 2014 तक ऐसा कोई कानून नहीं था। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता था तो भी वीज़ा बढ़ोतरी होती थी, एलटीवी भी आती थी और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकते थे। जैसे कि हम लोगों के पासपोर्ट 2004 में मेरा बना हुआ था पासपोर्ट, जो 2009 में मेरा समाप्त हो चुका था, और मुझे भारतीय नागरिकता जो है वो 2019 में बल्कि 2021 में मुझे मिली। तो भाई उन लोगों के लिए तो ये कानून बदलने की क्या आवश्यकता थी? ये बहुत ही बड़ा विषय है और गंभीर विषय है। इस पर भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी, उनको, और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि भारत में तमाम वो एनजीओज़ जो हिंदू पाक माइग्रेट्स के लिए काम करते हैं उनको इस विषय को गंभीरता से उठाना चाहिए मीडिया के माध्यम से, और अपने अपने संगठन के लेटर पैड पर ये समस्याएं लिख करके गृह मंत्रालय को और श्री अमित शाह जी को ये ज्ञापन सौंपे ताकि ये मसला जल्द से जल्द हल हो। अन्यथा कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, उनको स्वास्थ्य का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है और इवन आधार कार्ड तक नहीं बना पा रहे हैं, जिससे वो ना तो ट्रैवल कर सकते हैं और ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज सही तरीके से हो पा रहा है। और तीसरा जो विषय है वो सबसे अहम विषय है, इस पर ध्यान आप ज़रूर दीजिए और विस्थापितों के लिए कार्य करने वाले तमाम संगठनों के पद अधिकारी जो है उन सभी से मैं विनती करता हूं कि 2018-19 में भारतीय नागरिकता के पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को देने के पश्चात आज भी अगर मैं केवल जोधपुर की बात करूं तो लगभग 4,000 से अधिक ऐसी फाइलें होंगी जिन लोगों ने 2018, 19, 20, 21 में आवेदन कर चुके हैं। लोगों को 4-4, 5-5 वर्ष भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किए हुए हो चुके हैं, लेकिन उनकी फाइलें टस से मस नहीं हो रही है। अगर हम लोग जाते हैं और वो लोग जाते हैं सूचना केंद्र में भारतीय नागरिकता के लिए तो वो बस एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई आपकी आईबी की जांच नहीं आई। तो मेरा ये कहना है कि अगर आईबी की जांच नहीं आई तो सूचना केंद्र वालों को रिटर्न में देना चाहिए। जिन जिन लोगों की भी आईबी जांच नहीं आई तो हम लोगों का भी संगठन है, हम लोग अपने संगठन के माध्यम से लेटर लिखेंगे कि भाई आईबी की जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है आईबी की जांच नहीं आ रही है। रिटर्न में भी नहीं देते सूचना केंद्र वाले, और इससे साफ ये संदेश जाता है और साफ ये दर्शाता है कि इससे मतलब कालाबाजारी हो रही है और जो लोग पैसे देते हैं और जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो रही है। ये मेरा मानना है। 90% ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने भारतीय नागरिकता ली है
उन्होंने पैसे दिए। मात्र 10% ऐसे लोग होंगे, क्योंकि 2 कैंपें जोधपुर में लगी है तो सरकार को कुछ तो दिखाना पड़ता है। तो इसलिए 2 कैंपों में एक बार शायद 265 लोगों को मिली थी भारतीय नागरिकता, और एक में 500 सवा 500 लोगों के करीब, 550 के करीब लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होती, जिनसे पैसे नहीं लिए गए थे। लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि उसमें भी उन लोगों की फाइलें ज़्यादा थी जिन लोगों के पैसे दिए हुए। अब ये आप लोग कहेंगे इसका एविडेंस जुटाना सरकारी एजेंसियों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि आप लोग फाइलें जा कर के चेक कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हर महीने रिपोर्ट लेनी चाहिए कि भाई इस महीने कितनी फाइलें भारतीय नागरिकता के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया, उन लोगों में कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई। भाई एक व्यक्ति जो 3 महीने में वह भारतीय नागरिक बन जाता है और एक व्यक्ति को 5-5 वर्ष बीत जाते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती, तो क्या माना जाए इसका? भाई 3 महीने में नागरिकता किसी को प्राप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति, कोई नहीं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गरीब फैमिली से हैं, उनको 5-5 साल भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं, किए हुए हो चुके हैं, परंतु उनकी भारतीय नागरिकता नहीं हो रही है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए केंद्र सरकार को और तमाम सेंट्रल एजेंसियों को और स्टेट की एजेंसियों को भी। और मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हर महीने सूचना केंद्र से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया, कितने लोगों की फाइलें क्लियर हुई है और कितने लोग भारतीय नागरिकता से वंचित है। अगर उन लोगों की जांचें नहीं हो रही है या फिर उन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पा रही है तो उसका कारण क्या है? अगर उनकी फ़ाइलों में कोई दिक्कत है, कोई फाइलें जो टाइपिस्ट से भरवाते हैं उसमें कोई गलती है, तो आप लिख करके दीजिए उनको कि भाई ये गलती है। और आईबी की जांच या सीआईडी की जांच नहीं आ रही है तो आप रिटर्न में दीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को देना चाहिए। और बाकायदा हर महीने एक स्लिप या बोर्ड लगाना चाहिए और मीडिया में भी जोधपुर और राजस्थान के जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें बाकायदा लिस्ट जारी करनी चाहिए कि भाई इतने लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया और इतने लोगों की फाइलें इस वजह से पेंडिंग पड़ी है, इस वजह से इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये एक जांच का विषय है और मेरा ये मानना है इस पर तमाम संगठन जो हिंदू पाक विस्थापितों के लिए कार्य करते हैं उन लोगों को गंभीरता से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राजस्थान नहीं पूरे भारत के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को रिपोर्ट लेनी चाहिए और भारतीय नागरिकता लोगों को 20-20 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, उस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। ये 3 विषय हैं। अगले वीडियो में मैं और कुछ प्रॉब्लम्स जो है हिंदू पाक विस्थापितों को ग्राउंड लेवल पर जो होते हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तब तक मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। आप सभी खुश रहें, यही मेरी प्रार्थना है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से। अगर मेरा वीडियो में दिया हुआ संदेश आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।